हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे लेके चलती हूँ। मेरा टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम, यानी कि 5 जगत पद्धति। ये पूरे बायोलॉजी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी जो बायोलॉजी है इसी 5 किंगडम के बेसिस पे क्या है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसी 5 जगत पद्धति के बारे में किसने बताया, क्या है 5 जगत पद्धति, आइए हम इस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 5 जगत पद्धति को दिया किसने था। ठीक है, हु गेव द 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट वॉच, यानी कि सबसे पहले 5 जगत पद्धति को किसने दिया था। तो एक नाम आता है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, R.H. विटेकर। अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नाम क्या है उनका, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर क्या है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने ही 5 किंगडम सिस्टम को क्या है दिया था। ठीक है, जब इन्होंने 5 जगत पद्धति को दिया तो उसके पहले उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ को हम जब विभाजित करने चलते हैं या किसी भी चीज़ को बारे में जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीधे सेटिस्फाई करना है, तो पहले हम उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। भाई कुछ तो लक्षण होगा, जिन्हीं लक्षणों के बेसिस पे क्या है हम उनको डिवाइड करेंगे। तो ठीक उसी तरह क्या है, हम किसी को हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें किसी का पहचान करना है, तो हम कहेंगे ना कि हमें उसका पहले कैरेक्टर देखना है, उसका कलर देखना है, उसका आकार देखना है, आकृति देखना है, उसके स्वभाव कैसे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, हम इसी कैरेक्टर के बेसिस पे क्या है एक नए पर्सन को बिना देखे अगर पहचानना है तो हम उसके रंग, रूप, आकार, आकृति, हाइट वगैरह, उसके एटीट्यूड के, इन सब बेसिस पे क्या है हम उन्हें रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जब 5 जगत पद्धति की बात आई तो R.H. विटेकर ने 5 जगत पद्धति तो दिया है, यानी कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले 5 जगत पद्धति के बारे में बताया। अब आपको बता देगा 5 जगत पद्धति कौन है। तो सबसे पहला क्या है, मोनेरा। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा क्या है, फंगाई। चौथा क्या है, प्लांटी। और पांचवा क्या है, एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 जगत पद्धति है जिसे R.H. विटेकर ने 1969 में क्या है दिया था। 1969 में सबसे पहले इन्होंने दिया था। तो बात आती किस बेसिस पे इन्होंने इसे 5 जगत पद्धति को दिया। तो इन्होंने 4 कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया था। 4 ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैरेक्टर्स ही गेव द ही, यानी कि ही इन्होंने क्या किया, ये सीधे ये किसी भी जीवों को इसी 5 जगत में क्या है विभाजित किया। पहला कैरेक्टर जो आता है वो सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट क्या है, लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की क्या लाइफ स्टाइल है। ठीक है, लास्ट वन जो बचता है वो है आपका फिजियोलॉजिकल या फाइलोजेनिक स्ट्रक्चर। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जातीय वृत्तीय संबंध, यानी कि कोशिका संरचना, अंगों की संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पे, जीवों के शरीर क्या कहते हैं ना, जीवों के जीवन की क्रिया के आधार पे, जीवों के जीवन कैसे कैसे वो जीवन को जीते हैं उस क्रिया फाइलोजेनिक, ठीक है, प्रोसेस पे, उस क्रिया पे, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है, लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोल सकते हैं कि बेसिस पे क्या है इन्होंने 5 किंगडम को बांटा। तो पहला जो आता है, देखिए हम लिख दे रहे हैं, पहला जो है वो है कोशिका संरचना। ठीक है, कोशिका संरचना। दूसरा जो है शरीर की संरचना। ठीक है, शरीर की संरचना। तीसरा जो हमारा है वो जीवों के जीवन की संरचना, जीवों के जीवन की दशा। और चौथा हमारा जो है जातीय वृत्ति, यानी कि जातीय वृत्तीय संबंध। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, हाँ इसको बोलेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिर से एक बार,
R.H. विटेकर ने 5 जगत पद्धति को निम्नलिखित संरचनाओं के निम्नलिखित लक्षणों के आधार पे 5 जगत में किसी भी जीवों को 5 जगत में या विभाजित किया। ठीक है, पहली संरचना कोशिका संरचना। भाई पहले बताए हैं कि किसी भी जीव का जब निर्माण, किसी भी लिविंग बीइंग की जब फॉर्मेशन होता है उनके बॉडी का, तो सबसे पहले क्या पार्टिसिपेट करता है? सेल पार्टिसिपेट। कोशिका इज द सेल इज द फर्स्ट सेल फॉर द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल के किसी भी शरीर के निर्माण की प्रक्रिया के लिए कोशिका सबसे पहली भूमिका निभाती है। एक एक सेल मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर की संरचना आप देखिए, अब जैसे सेल पार्टिसिपेट किया तो मैंने आपको बताया ना, पहले सेल कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, फिर कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो पार्टिकुलर अंग, फिर कई सारे अंग मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी सिस्टम को क्या है? फॉर्म करते हैं। तो ठीक इन्हीं। अच्छा, तो आइए हम बात करते हैं कोशिका संरचना की। तो सबको पता है कि देखिए कोशिका संरचना, कोशिका क्या है? कई प्रकार की होती है। ठीक है, सॉरी, मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या? देखो नाम पहले सुन ले, दोनों नाम लिखते हैं उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो ये भी कह रहा है कि ये भी कोशिका है और ये भी कोशिका है, ये दोनों ही क्या है? कोशिकाएं हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जो ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ये यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये वेल डेवलप्ड है, ये वेल डेवलप्ड कोशिका है। और प्रो क्या है? ये कोशिका तो है, ध्यान से सुनिएगा, ये कोशिका जैसा तो है, सुन के कह सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिका जैसा तो है लेकिन कोशिका नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिका तो है, सॉरी कोशिका जैसी है लेकिन कोशिका नहीं है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक अ सेल्स, यानी कि एक वेल डेवलप्ड सेल की तरह ये कैरेक्टर लगता है शो कर, लेकिन ये पूरी तरह से सेल नहीं होते, बिकॉज दे लैक अ मेनी ऑर्गन। ठीक है, इनके अंदर दे लैक अ मेनी सेलुलर ऑर्गन, इनके अंदर क्या है? बहुत सारी कुछ ऐसी कोशिकीय संरचना है या बहुत से कोशिकीय अंग हैं जो इनमें क्या है? अब्सेंट होता है। जैसे कौन कौन से? सबसे पहली बात प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करें तो सबसे पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो है इनके पास न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप नहीं होता है। बिकॉज वाई? इन न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड होता है केंद्रिका, इंग्लिश में बोलते हैं केंद्रिका, यानी किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इनके पास न्यूक्लियोइड नहीं होता है पहला। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, केंद्रिका एंड केंद्रक कला एंड केंद्रक कला बोथ आर अब्सेंट, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो जब कोशिका केंद्रक के पास केंद्रक कला ही नहीं है और केंद्रिका ही नहीं है, और अब सबको पता है कि केंद्रिका ही है जो पूरे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर सीधे ये भी कह सकते हैं कि सेल का जब डिवीजन होता है तो ये केंद्रिका ही क्या है? जो निर्धारित करती है कि क्या कैरेक्टर्स जाना चाहिए नहीं है, या जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो इसी न्यूक्लियोइड में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। लेकिन न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। तो जब न्यूक्लियोलस का समझ में आ गया, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अगर ये एब्सेंट हो जाता है तो जो देखिए ये आपका सपोज दैट ये सेल है, ये क्या है? एक सेल है। ठीक है, सपोज दैट। उसके बाद इसी आप सबको पता है कि वन सेल हैव अ वन न्यूक्लियस, चाहे अपने आप में कोई भी कोशिका हो, एक कोशिका के पास एक ही न्यूक्लियस होता है। बहुत से ऑर्गन ऐसे हैं जो मोर देन वन होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस एकमात्र ऐसा ऑर्गन है कि जो पूरी कोशिका में केवल एक होता है, वो भी सेंटर पॉइंट पे होता है। तो ये देखो केंद्रक हो गया। अब देखो ये क्या है? केंद्रक का क्या है? केंद्रक कला है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट, यहाँ पे केंद्रिका होता है, ये भी एब्सेंट, यहाँ पे आपका क्रोमैटिन थ्रेड होता है बस, ये क्रोमैटिन। अब देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एब्सेंट होने की वजह से
जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो डायरेक्ट क्या है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाता है, सीधी बात। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके पास बहुत से ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे बहुत से ऑर्गन्स क्या हैं, लैक होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास केंद्रक कला भी नहीं होता है, केंद्रिका भी नहीं होती है। बहुत से जो ऑर्गन है, मेनी ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीसी आर एब्सेंट इन दिस, ठीक है। इसलिए जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, कोशिका जैसे होते हैं लेकिन कोशिका नहीं है। लेकिन बात आती है अब इनके पास ये सारे ऑर्गन नहीं है तो क्या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या प्रोकैरियोट नहीं है? यस, कुछ और एनिमल्स ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट जैसे हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। कौन कौन से देखो आपका एग्जाम्पल कौन कौन सा है प्रोकैरियोटिक का, तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हो गए प्रोकैरियोटिक के। यू का क्या है, सारे लोग आ जाएंगे, वेल डेवलप्ड कोशिका, जितने भी वेल डेवलप्ड कोशिका सारे लोग आ जाएंगे। भाई यू कला में क्या है, केंद्रक भी होता है, केंद्रक कला भी होता है, केंद्रिका भी होती है, क्रोमैटिन धागे भी होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक छिद्र भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड आपका राइबोसोम एंड स्फेरोसोम्स, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो कोशिका संरचना के आधार पर विभाजित किए गए। अब कौन है ये, मोनेरा संघ के, ठीक है। अभी ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके बाद इन्होंने हम डिवाइड करेंगे। तो कोशिका संरचना के आधार पर हो गया। सेकंड, एक जो 5 किंगडम इन्होंने दिया सेल स्ट्रक्चर पे बेसिस पे दिया। दूसरा जो है शरीर की संरचना, ठीक है। देखो कुछ जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। अब इसको कोरिलेट मत करिएगा, हमने कहा ये कोशिका जैसा है, ये कोशिका नहीं है। यू का मतलब सारे ऑर्गन है, लेकिन एक अब आपको नेक्स्ट में जो हमारे ये आ रहा है बहुकोश की कोशिका और एक कोश की जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे जीव जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ऐसे जीव जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उन्हें हम मोनेरा एक कोश की बोलते हैं। जो मोर देन 1 कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी कि बहुकोश की बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जीवों के जीवन की दशा। कुछ जीव ऐसे हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आपके पूरे ब्रह्मांड में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं, कुछ जीव जातियाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग बीइंग ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं अपना काम करते हैं। लेकिन कुछ जीव, कुछ लिविंग बीइंग ऐसे हैं जो अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हैं, जैसे ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स हो जाएंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म दे लैक्स क्लोरोफिल, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक प्लांट, यानी कि जिसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वो परपोषी जीव कहलाएंगे, जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा वो स्वयंपोषी जीव कहलाएंगे। तो ये हो गया उनके जीवन की दशा। नेक्स्ट आती है जाति वृत्ति संबंध। तो इसमें कुछ जीव ऐसे हैं जो समानताओं, जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग जीवों की जाति वृत्ति क्या होती में समानता होती है, कुछ जीवों की भिन्नता होती है। कुछ जीव होते हैं जो समान लक्षण करते हैं, कुछ जीव होते हैं भाई तुम अलग कैटेगरी के हो, हम अलग कैटेगरी के हैं, आप अलग अलग क्या है, ऐसे कैरेक्टर्स क्या हैं शो करते हैं। तो इसी बॉडी, इन्हीं संरचनाओं के आधार पे, इन्हीं लक्षणों के आधार पे R.H. विटेकर ने सन 1969 में सभी जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। पहला जो है वो है मोनेरा, दूसरा है जो प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगाई, चौथा है प्लांटी, पांचवा है एनिमलिया, ठीक है। तो प्लांटी एनिमलिया की बात करते हैं तो आइए हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम एक एक करके क्या है इनके R.H. विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम को क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, अगर हम अभी एक एक ही बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको इसके जस्ट बाद मेरा जो टॉपिक होगा वो है आपका 5 किंगडम के बारे में ही होगा, यानी कि हम पढ़ेंगे मोनेरा के ऊपर,
प्रोटिस्टा पे, फंगी पर, एनिमलिया पर और प्लांटी पर। ठीक है, ये सारे पांचों किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, क्योंकि अगर हम इसमें देंगे तो ये इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमने वीडियो दिया है इसी ये पूरा याद रहेगा, तभी आप ये पूरे किंगडम को समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे पिछले वीडियो को, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो ये 5 किंगडम है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। इस सिस्टम में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले को और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।